एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 कॉल्स। आखिर वो कौन 5 लोग थे जिनको ऐन वक्त में राहुल गांधी ने फोन किया और फोन के जरिए उस गठबंधन में पड़ी गांठ को खोल दिया गया, जो अगर नहीं खुलती तो तश्तरी में परोस कर महागठबंधन एनडीए को बिहार में पूरा का पूरा चुनाव दे देता। दोस्तों, 24 घंटे पहले बिहार में महागठबंधन की तकरार को लेकर खूब खबरें बन रही थी, चिंताएं भी थी। बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे कि महागठबंधन, जिन्होंने इस चुनाव में माहौल सेट करने में बढ़त हासिल की, राहुल गांधी जिन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में ज़मीन पर उतरकर एक माहौल सेट किया, वो अचानक से कहाँ गायब हो गए। अचानक से उन्होंने इस तरह से महागठबंधन में तकरार में कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, वो ये जानकारी बता रही है कि सारा का सारा जो खेल है वो राहुल गांधी ने फ़ोन के ज़रिए संभाला। हालांकि दोस्तों, इस दावे के पीछे की हकीकत और इसका सही विश्लेषण करना भी ज़रूरी है। पूरा जो श्रेय है कि वाकई में राहुल गांधी को जाता है, इस पर भी बात करनी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये फ़ोन कॉल्स गए किस किस को। दोस्तों, महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन जिसको कहा जाता है और एनडीए दोनों में तकरार है। एनडीए की तकरार अभी भी जारी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और मांझी नीतीश कुमार को चुनाव के बाद सीएम बनाने के ऐलान को लेकर अड़े हुए हैं और चिराग पासवान और बीजेपी एकदम से एकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार तो पता नहीं, वो आजकल किसी सभा में कुछ भी बोल सकते हैं, खूब वायरल हो रहा है। और जितना नीतीश कुमार ये सब कर रहे हैं सभाओं में, कभी भी किसी के गले में माला डाल देना, किसी का हाथ पकड़ लेना, दोस्तों उतना एनडीए को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जब सब कुछ चल रहा था तो सबसे पहली तकरार जो सामने आई सार्वजनिक तौर पर दोस्तों, वो मुकेश सहनी को लेकर थी। मुकेश सहनी ने सबसे पहले सामने आकर बोल दिया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। शाम को 4 बजे का वक्त दे दिया, उसके बाद शाम को 6 बजे का वक्त दे दिया। फिर अचानक से तय हुआ कि मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। दोस्तों, राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को डायरेक्टली फ़ोन किया और ये कहा कि भाई आप नाराज़ मत होइए, मुकेश सहनी गठबंधन से अलग हो रहे थे। ठीक वैसे ही 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ऐसे ही गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे। मुकेश सहनी को मनाया राहुल गांधी ने फ़ोन पर, क्योंकि मुकेश सहनी की शिकायत थी कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था जितनी सीटों का, ना तो उतनी सीटें मिल रही हैं, ना उनके डिप्टी सीएम के ऐलान को लेकर कोई भरोसा उनको मिल रहा है। राहुल गांधी ने दोनों ही मुद्दों पर मुकेश सहनी को एड्रेस किया और कहा कि दोनों ही मुद्दों को हम देखेंगे। सीटों पर भी बात हुई और डिप्टी सीएम की बात, जो उनकी मांग थी कि मुझे डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, उस पर भी सहमति बनी। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिए, बाकायदा मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। ये बताता है कि मुकेश सहनी ने जो बार्गेनिंग की उसमें वो सफल रहे। साथ में ये भी बताता है कि मुकेश सहनी जो ठीक गठबंधन से अलग हो रहे थे बीच चुनाव में और वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता, कम से कम उसको रोकने में तो राहुल गांधी कामयाब रहे। दूसरा जो फ़ोन कॉल गया दोस्तों, दरअसल वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को गया। दोस्तों, जेएमएम झारखंड की पार्टी है, लेकिन जेएमएम का गठबंधन है, महागठबंधन का हिस्सा है जेएमएम। आपको याद होगा, वोटर अधिकार यात्रा में बाकायदा हेमंत सोरेन शामिल भी हुए थे और हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के बहुत ही मजबूत एक सहयोगी हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी को इस बात को लेकर नाराजगी थी कि तेजस्वी यादव ने ऐन वक्त में उन्हें डिच कर दिया, उनको सीटें नहीं दी गई। वो सीटें जो कि झारखंड की सीमा से लगती हैं, क्योंकि झारखंड और बिहार एक ही थे पहले, वो उन सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी दावा कर रही थी दोस्तों। लेकिन सीटें नहीं मिली, जिसके बाद जेएमएम अलग हो गई और ये ऐसी खबरें आने लगी कि जेएमएम अपने लेवल पर अपने कैंडिडेट उतार सकती है। तब सुनने में यह आता है दोस्तों कि जेएमएम से भी, हेमंत सोरेन से भी जो फ़ोन पर बात की वो राहुल गांधी ने की, ये कहते हुए कि ठीक है, आपकी नाराज़गी जायज़ है, हम उसको एड्रेस नहीं कर पाए, लेकिन आप कैंडिडेट मत उतारिए। ये बात सही है कि जेएमएम ने खुले तौर पर अपनी अनदेखी के आरोप लगाते हुए अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैंडिडेट उतारते तो वो जीत जाते, लेकिन नुकसान पहुँचा सकते थे। आजकल चुनाव में दोस्तों नुकसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नुकसान से बचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी का ये दूसरा फ़ोन इंडिया गठबंधन को उस नुकसान से बचा गया। तीसरा फ़ोन जो राहुल गांधी ने किया है दोस्तों, सुनने में आता है कि ये फ़ोन गया तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की इसी हफ्ते मंगलवार को बात हुई और बुधवार यानी कि कल अशोक गहलोत पटना पहुंच गए। वैसे बात तो अखबारों में छपी है केसी वेणुगोपाल और तेजस्वी यादव के फ़ोन की, लेकिन चर्चाएं ये है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की भी बात हुई है फ़ोन पर। और जो तेजस्वी यादव की डिमांड थी कि उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, उस डिमांड पर तो राहुल गांधी बहुत पहले ही उन्होंने हामी भर दी थी। उस बात को इसीलिए
रोका गया अब तक, ताकि सीट को लेकर जो बार्गेनिंग चल रही थी वो और बार्गेनिंग कर लेती। लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की फ़ोन पर बात हुई, जिसके बाद ये मामला सॉर्ट आउट हुआ। और अगला फ़ोन जो राहुल गांधी ने किया दोस्तों, वो अशोक गहलोत का था। अशोक गहलोत इस पूरे मामले में संकटमोचक के तौर पर उभरे, राहुल गांधी के चाणक्य के तौर पर उभरे। उनको भेजा गया पटना। अशोक गहलोत ने बंद कमरे में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की और ये तय हुआ कि सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। मतलब ऐसा एनडीए में जो है सीएम को लेकर, चिराग पासवान कह रहे हैं मेरे भी ख्वाहिश है कि मैं सीएम बनूं, लेकिन नीतीश कुमार हैं तो क्या किया जा सकता है। इस वाला माहौल दोस्तों महागठबंधन में बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी पार्टी में कंफ्यूजन नहीं है कि अगर सरकार बनती है तो सीएम कौन बनेगा। आज ऐलान हो गया, ऐलान होने से पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन राहुल गांधी का अशोक गहलोत को फ़ोन करना और अशोक गहलोत का पटना पहुंचना, ये एक निर्णायक भूमिका उसमें अपनाई गई। ये था चौथा फ़ोन। अब पांचवें फ़ोन की बात करते हैं दोस्तों। पांचवा फ़ोन सुनने में आ रहा है कि लालू यादव और राहुल गांधी की भी फ़ोन पर बात हुई है और जो भी दिक्कत परेशानी थी गठबंधन में उसको सुलझा लिया गया है। हालांकि क्या सभी सीटों पर कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, इसको लेकर अभी कोई सस्पेंस क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि कुछ सीटों पर आप ऐसा देख सकते हैं, विच इज़ नॉर्मल, सामान्य सी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर ये सब कुछ हो रहा था, जो कि हुआ ही अंत में, तो ये वक्त पर हो जाता तो क्या हो जाता। अब लोग कहते हैं कि सारा जो अंत में जितने भी सिलवटें हैं उनको ख़त्म करने का काम राहुल गांधी ने किया, तो ये पहले हो जाता। ये जो पूरा का पूरा ये 2-3 दिन आपने दे दिए एक तरह से बीजेपी को माहौल सेट करने के लिए, तब जब आप जानते हैं कि मीडिया कभी भी आपके पक्ष में खबर नहीं दिखाएगी, ये करने से बचा जा सकता था। तो दोस्तों इसके अलावा दूसरी बात, बहुत से लोग राहुल गांधी को इसके लिए श्रेय देते हैं, दे सकते हैं, भाई उनकी पार्टी के नेता हैं। अगर कांग्रेसियों को ये लगता है कि राहुल गांधी ने वाकई में 5 कॉल्स किए हैं, जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसका श्रेय ले सकती है। लेकिन दोस्तों ये मुझे ये लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तब जब राहुल गांधी विदेश में थे। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर फाइनल बात नहीं हो रही थी, राहुल गांधी विदेश में कर क्या रहे थे, क्यों, और वो भी 10 दिन से ऊपर का विदेश दौरा था। उस विदेश दौरे से क्या मिला है कांग्रेस पार्टी को, मुझे नहीं पता। तो ये कुछ सिरे हैं जिसके बारे में खुद राहुल गांधी को उनकी पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके प्रवक्ता हैं नहीं, हम तो आपकी बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कम लोगों ने नोटिस की और मैंने पहली नज़र में नोटिस कर ली थी दोस्तों, इस मंच में कहीं भी अलावरू को नहीं बिठाया गया। दोस्तों कृष्णा अलावरू राहुल गांधी के बड़े खास हैं। ठीक चुनाव से पहले इसी साल फरवरी के आसपास कृष्णा अलावरू को बिहार में कांग्रेस प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया। कहा यह जाता है कृष्णा अलावरू ने जो पूरी बार्गेनिंग की, इसमें कृष्णा अलावरू ने ही की और टिकटों को लेकर तेजस्वी यादव के साथ उनकी काफ़ी रस्साकशी चली। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच में कृष्णा अलावरू नहीं दिखाई दिए। ये बताता है कि एंड ऑफ द डे कृष्णा अलावरू को एक कदम पीछे खिंचाए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा। तो फिर सोशल मीडिया में जो उनको हीरो बनाने की जोर आजमाइश की जा रही थी, वो क्यों की जा रही थी? भाई उन्होंने टिकटों को लेकर कोई बार्गेनिंग की होगी जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ भी, लेकिन अगर मंच से उनको हटाना ही पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो फिर आपके नेता आपके लिए, आपके फायदे के लिए काम कर रहे हैं या फिर वो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान के लिए काम कर रहे हैं, ये आप जाने। हाँ, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, कृष्णा अलावरू का ये चुनाव के नतीजे जो भी हों, कांग्रेस पार्टी में कद बढ़ गया है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो पहले नेता हैं कांग्रेस के शायद, जो जिन्होंने पटना में इतना वक्त बिताया, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव की बी टीम की तरह काम नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी तरह से खड़ा करने का काम किया। लेकिन यहाँ मैं एक और बात बताऊं दोस्तों, पार्टी प्रभारी के तौर पर, प्रभारी का काम नहीं है पार्टी खड़ा करना। प्रभारी तो चुनाव का पूरा मैनेजमेंट देखता है। जैसे उधर बीजेपी का जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है। दोस्तों ये काम तो संगठन का है, ये काम केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व का है। चलिए दोस्तों, कम से कम एंड ऑफ द डे आप कांग्रेस के लोग ये तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी के 5 फोन कॉल्स की वजह से उनका गठबंधन बच गया। लेकिन सिर्फ ये कहना कि गठबंधन की गांठ खुल गई है और हमने चुनाव का मूड सेट कर दिया है, काफी नहीं है। अब अगर आपको ये लगता है कि आप कहीं पिछड़े परसेप्शन में, तो आपको 3 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा। और ये जो दारोमदार है वो राज्य के नेताओं के बीच है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर का दल है महागठबंधन के अंदर। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।